Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यहाँ से शरद पवार जी के पोते और राष्ट्रवादी के युवा नेता रोहित पवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो पूरे स्टेट में घूमकर भी प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चुनौती है आपके सामने, एक चैलेंजिंग इलेक्शन है जहां पर मोदी जी सामने हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस है, आपके चाचा है और एकनाथ शिंदे जी है। इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा चैलेंज महायुति ने आपके सामने खड़ा किया। हम तो चाहते हैं कि मोदी साहब, अमित शाह साहब हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, उनके ज्यादा से ज्यादा सभा महाराष्ट्र में हो, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने इतनी सारी सभा ली तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी पे आया था। तो जितना ज्यादा सभा वो लेंगे उतना ज्यादा फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। अभी जो चैलेंज है, जो महायुति के सब नेता है, बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे साहब का पक्ष हो या दादा का पक्ष हो, उनके पास बहुत बड़ी पैसों की ताकत है। सरकार की जो यंत्रणा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधिकारी है, उनका भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं। वहां पे गुंडागर्दी का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। तो जिस लेवल पे वो जा रहे हैं उस लेवल पे हम तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारा विश्वास है कि जो लोकसभा में हुआ था, लोगों के दम पे, कार्यकर्ता के दम पे हमने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। तो महाविकास आघाड़ी को कम से कम 160 के आसपास उनके एमएलए चुन के आएंगे और सरकार महाविकास आघाड़ी की ही महाराष्ट्र में बनेगी। आप कह रहे कि आपकी सरकार बनेगी, वो कह रहे उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने तो नारा दे दिया है कि महाविकास आघाड़ी लोगों को बांट रही है, जनता को बांट रही है, तो एक रहो तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देखो, ये उत्तर प्रदेश की जो स्टाइल है या गुजरात की स्टाइल है तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। आप बटेंगे वगैरह, मतलब आप केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और आप कहते हो कि हिंदू खतरे में, मतलब ये बहुत अलग लेवल का आर्ग्यूमेंट लगता है। जब भाजपा का सरकार होता है तभी हिंदू क्यों खतरे में लगता है। अभी विषय इतना ही है कि महाराष्ट्र में रोजगार, किसानों के विषय, महिला सुरक्षता, ये विषय पे एक्चुअली राजनीति खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बड़े नेता आते हैं। अभी योगी बहू यहाँ पे आए थे, उन्होंने सभा ली। उनके सभा के लिए कितने लोग थे? 2000 लोग थे। अमित शाह साहब की सभा अगर आप देखो तो 3000 लोग थे। मतलब ये बड़ा नेता है, बड़े नेता है और बड़ा नेता के लिए लोग आना नहीं चाहते, चर्चा नहीं सुनना चाहते। ये आज महाराष्ट्र की परिस्थिति है और ये जो नारा वो दे रहे हैं ना, वो ही चाहते हैं कि समाज बटे और वो समाज बटने के बाद हिंदू मुस्लिम या ओबीसी मराठा होने के बाद उनको राजनीति में फायदा हो। लेकिन ये सब चीजें लोग जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है वो जितना ज्यादा नारा द्वेष का देंगे या वहां पे नेगेटिविटी का देंगे, उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। लेकिन आपके पास बताने के लिए क्या है? उन्होंने तो 1500 रुपए दिए हैं महिलाओं को, उन्होंने तो सिलेंडर मुफ्त देने का आश्वासन दिया है, वो किसानों को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं फ्री में। तो एक तरीके से उन्होंने इतनी फ्रीबीज दी है कि आप उसे कैसे मैच करोगे? हमने भी तो घोषणा दी है। अभी फ्रीबीज वो दे पा रहे हैं तो सरकार के तिजोरी से तो दे रहे हैं ना, ट्रेजरी से। अभी हम भी जब देंगे तो ट्रेजरी से ही देंगे। तो अभी हमारा कहना वो है कि आप जो दे रहे हैं उससे अच्छा हम देंगे, लेकिन उसी के साथ हम रोजगार भी देंगे, महिलाओं को सुरक्षिता भी देंगे, वहां पे इंश्योरेंस भी हेल्थ का करेंगे, गैस का भी हमने मुद्दा उठाया है। तो ये जो चीज है, मतलब और किसानों का लोन वेवर की बात भी हमने की है। तो लोगों को ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है। और दूसरी बात, किसानों का कहना ये भी है कि ये जो रेट हमको मिलना चाहिए अच्छा, वो मिल नहीं पाता। बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जब एक्चुअली हमको मदद चाहिए तब सरकार से मदद नहीं मिलती। तो ये जो भाजपा की सरकार है उसे इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव हो जाती है और जब असली में लोगों को एक सरकार की मदद चाहिए होती तब कुछ भी मदद नहीं होती। ये लोगों को मालूम होने के कारण उन्होंने कुछ भी कहा तो लोग बोलते ये जुमला है, क्योंकि अमित शाह साहब ने खुद कहा था कि हम जो भी इलेक्शन के वक्त बोलते हैं वो सब जुमला होता है। तो ये लोगों को मालूम होते हुए हमारा विश्वास है कि लोग महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप करजत जामखेड़ में तो घूम रहे हैं, लेकिन उतना ही प्रचार आप बारामती में भी कर रहे हैं। क्या बारामती में अजीत पवार जी को हराने में आप सफल रहेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में तो आपने बोला था कि सुप्रिया सुले जीतने जा रही है, हमारी चाची है, लेकिन उनका चुनाव हारना तय है। ये आप
ओपनली बोल रहे, तो क्या इस बार भी बारामती में कुछ चमत्कार होने जा रहा है? कल ही मैं बारामती गया था, वहाँ का जो वातावरण है पॉलिटिकल, वो लोकसभा की तरह ही है। अगर आप बारामती विधानसभा की बात करें तो सुप्रिया तई को 48,000 की लीड वहां पे मिली थी। मतलब वहां पे लीड तो पवार साहब को ही मिली थी। अभी अगर हम जाए, मतलब लास्ट टाइम में जब घुमा था तो जब भी सभा लेता था तो 100 लोग 200 लोग होते थे। अभी जाने के बाद 500 लोग, 1000, मतलब ये कॉर्नर सभा जो होती है छोटी छोटी, उसमें मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये सब देखने के बाद हमको विश्वास है कि लीड कितना होगा वो नहीं मालूम, लेकिन जो विन होगा वो पवार साहब का ही उम्मीदवार वहां से विन होगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि योगेंद्र पवार जीतेंगे और अजित पवार हारेंगे? वहाँ का वातावरण देखने के बाद यही चीज अभी थोड़ी सी दिख रही है कि लोग पवार साहब की तरफ झुके हैं। वहाँ पे जो इश्यूज है, रियल इश्यूज, या लोगों को अभी जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके आगे जाके इनकम बढ़ाने के लिए जो चीजें करनी चाहिए, जैसे कि नई एमआईडीसी करनी हो, नया फेज करना हो, उसमें नई कंपनी लानी हो, या उसी के साथ खेती का पानी है, उसके जो विषय वो ज्यादा अग्रेसिव है लोग उस विषय के बारे में। लेकिन अजित पवार जी काफी भावुक होते दिखे। पिछले चुनाव में आप भावुक हुए थे तो आपकी नकल उन्होंने की थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि देखिए लोकसभा में आपने शरद पवार साहब को खुश किया, इस बार आप मुझे खुश कीजिए। नहीं, देखो, अजित दादा बहुत बड़े नेता है, उनको राजनीति बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, लोगों का फील भी उनको आता होगा। बड़ा नेता होने के कारण वो महाराष्ट्र में घूमना चाहिए, महाराष्ट्र में प्रचार करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखो मेजोरिटी टाइम उनका उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा जा रहा है। तो कुछ तो कहा ना कहा तो भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए तो वहां पे रुके है, इससे पता चल जाता है। और दूसरी चीज, भावनिक आप जब एक हाथ मुद्दा करते हो या जब इमोशंस का विषय आता है, तब फर्स्ट टाइम पे जो निर्णय आप लेते हो उसके तरफ पूरी दुनिया आपको देखती है कि आप क्या निर्णय लेते हो। तो उस टाइम साहब को छोड़ने का और बीजेपी को चुनने का निर्णय वहां पे अजित दादा ने लिया था, तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट निर्णय जो उन्होंने ले लिया। तो अभी कितना भी इमोशंस या इमोशनल कोई भी हो, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। इस चुनाव के बाद बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि फिर कुछ नई समीकरण महाराष्ट्र में दिख सकते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लोग बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। या फिर एकनाथ शिंदे जी कुछ अलग समीकरण आपके साथ बनाए, ये भी संभव है? नहीं, देखो, अभी इलेक्शन होने दो, उसी के बाद पता चलेगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी के 160-170 उम्मीदवार चुन के ही आने वाले, तो समीकरण की बात ही नहीं आती। हम साथ में लड़े हैं, साथ में वहां पे रहेंगे। क्या अजित पवार के लिए अभी भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, परिवार के दरवाजे खुले हैं? देखो, ये विचार की लड़ाई है। पवार साहब सेक्युलर जो विचार है उसके साथ है, और अजित दादा अभी बीजेपी के साथ वहां पे गए, तो विचार में कॉम्युनलिटी न होने के कारण हम तो दो अलग विचार होने के बाद साथ में तो आ नहीं सकते। अभी हमारा जो विचार है वो तो पक्का है, वो तो विचार हम छोड़ने नहीं वाले। अभी दादा जिस विचार के साथ है उस विचार के साथ रहने का कि नहीं रहने का वो उनका विषय है, और आगे जाके उन्होंने कुछ और डिसीजन लिया तो पवार साहब और अजित दादा उस बारे में निर्णय लेंगे। ये जो आपका चुनाव चिन्ह है, ये शर्ट पे लगाने का क्या मतलब? कुछ नहीं, वो जो बिल्ला होता है वो कभी कभार घूम जाता है, तो एक परमानेंटली, मतलब ये चिन्ह हमको इलेक्शन कमीशन के कारण मिला है, भाजपा के कारण मिला है, लेकिन ये जो चिन्ह है उसका जो प्रतीक है वो प्रतीक कल्चरल है, मतलब विचार का है। तो ये कल्चर लोगो मुझे अच्छा लगता है, हमारे पक्ष का लोगो है, इसलिए डायरेक्ट परमानेंटली शर्ट पे वो डाल दिया। अभी टेंशन ही नहीं कि गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी गिरेगा, गिराना नहीं है, उठाना है। तो इसलिए हृदय के पास उस चिन्ह को लिख सीने पे लगा के घूम रहे हो? सीने पे लगा के घूम कितनी शर्ट है ऐसे आपके पास? है 10-12 है। अच्छा तो आपने तो ये नहीं बताया कि रिकंसिलेशन का कोई चांस है या नहीं, वो तो आपने उसको घुमा दिया, उसको तो अलग रास्ता दिखा दिया क्वेश्चन को। नहीं, मैं यही कहूंगा कि हम तो छोटा नेता है, अभी आमदार बने हैं, फर्स्ट टाइम आमदार है, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो पवार साहब और अजित दादा लेंगे, वो बड़े नेता है। अच्छा, 150 से 160 सीटें आएंगी ऐसा आपको लगता है, तो सीएम कौन बनेगा? नहीं, देखो, उस वक्त
पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी जी साथ में बैठेंगे और एक ही घंटे में वहां पे निर्णय लिया जाएगा कौन सीएम बनेगा। लेकिन वो जो निर्णय का अथॉरिटी है वो उन तीनों को होने के कारण मैं तो नहीं बता सकता अभी कौन हो सकता। लेकिन आप थ्रेटन कर रहे हो, आप हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, आप थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो जिन्होंने हमें तकलीफ दी है उनको हम देख लेंगे। कल तो उद्धव साहब ने इलेक्शन कमीशन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी जो है, अफसर जो है, उनको ही झाड़ा क्योंकि मेरी बैग चेक कर रहे हो। नहीं, वैसे नहीं है। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के कारण चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको समान संधि मिलनी चाहिए। अभी कल उद्धव ठाकरे साहब का बैग चेक हुआ, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जब एकनाथ शिंदे साहब थे या अभी भी इलेक्शन में जब वो घूमते उनके साथ बैग होते, लेकिन बैग वो चेक नहीं होते। लास्ट इलेक्शन में तो उनका भी हुआ था। नहीं हुआ था। उस बैग में क्या था सबको मालूम था, लेकिन उनका नहीं हुआ था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो अनइवन ट्रीटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करते। अगर एक आध अधिकारी उस तरीके से काम कर रहा है कि एक आध पक्ष को, एक आध विचार को अगर फेवर कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज अच्छी नहीं है। उसी के कारण वो उद्धव ठाकरे साहब को अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात, जो अधिकारी है, अगर आप अधिकारी होने के नाते आपका जिम्मेदारी क्या है कि आप शपथ लेते हो कि आप कोई भी पक्ष का बाजू नहीं लेंगे, आप निपक्ष रहोगे, लोगों को सिर्फ वहां पे ह्यूमैनिटी के एंगल से उनको आप ट्रीट करोगे। लेकिन एक आध पुलिस का अधिकारी है, वो भाजपा का जब कार्यकर्ता जाता है तो उसको अच्छी ट्रीटमेंट देता है। अब विरोध पक्ष का जो कार्यकर्ता जाता है उस पर अगर अन्याय हो तो उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ये चीज अच्छी नहीं है। एक तो अधिकारी ये राज्य का अधिकारी है, सबका अधिकारी है। अगर वो भूमिका एक पक्ष की ले रहा है तो वो अच्छी चीज नहीं। इसीलिए एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि जो अधिकारी पॉलिटिकली इंक्लाइंड होने के कारण एक आध पक्ष को फेवर कर रहा है तो आगे जाके उस पर अगर कार्रवाई की जाएगी तो बाकी अधिकारी भी जिस तरीके के उनको काम करना है उसी की तरीके से वो काम करेंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप क्या अधिकारियों को जेल में डालेंगे? जेल की बात नहीं, उनकी जो गलती है वो लोगों के सामने लाएंगे और जो भी प्रोटोकॉल होता है या उनके विभाग का जो भी एक प्रोसीजर होता है कि एक आध व्यक्ति ने अगर वहां पे भेदभाव किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठता तो उसकी जो भी पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट उस अधिकारी को हो सकती है। चलिए ठीक है, रोहित पवार जी बहुत बहुत धन्यवाद।